मेरा बेटा नशा करता था। एक रात वो एक लड़की को अपने साथ घर लेकर आया। मैं उस लड़की को यहाँ से भेजने लगी तो बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया और कुंडली लगाकर मेरे सारे साथ। पति चाहे जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वो ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। मैं वो अंधेरी रात कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शालीन मेरा 20 साल का सौतेला बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ लेकर आया और कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया, वजह ही ऐसी थी। मैं कभी भी शालीन की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरा इनकार करना था कि शालीन आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो यहाँ से जाने दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वो सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छिपती फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ। वो मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शालीन मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड उठाए थे। इसीलिए खुदगर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में भरी थी। वह मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया कि शालीन, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता है तो खुद ब खुद ही उसके अंदर यह सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती हैं। शालीन के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वह पूरे घर में यूं रहता है जैसे वह मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे माँ कहा हो। मेरा नाम सोनम है और वह मुझे सोनम ही कहकर बुलाता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरे पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए शालीन की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। लेकिन मैंने फौरन उसे टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 5 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और शालीन स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बना कर देने लगी तो कहने लगा, सोनम, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहाँ करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो कहने लगा, तुम सोनम हो और मैं तुम्हें हमेशा सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वह रोने लगा। उसी वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला और शालीन से रोने की वजह पूछने लगा। शालीन ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय सोनम कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे तो मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे रूम में ले गया और बहुत बुरी तरह मारने लगा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। शालीन यह सब देखकर हंसते हुए तालियां जा रहा था। मेरे पति ने कहा, खबरदार दोबारा शालीन पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और अब शालीन 8 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी,
क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी, मैंने सोचा कि वही आज शालीन को दे दूंगी। शालीन जब स्कूल से वापस आया तो मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया और कहने लगा, सोनम, रोटी नहीं बनाई क्या अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मैंने खाना टेबल पर रख दिया है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खान की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी और कहा, तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है और मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार से अभी भी तप रही थी, मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन शालीन भी अपने बाप की तरह ही बेरहम था। कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने ना करे और चलकर खाना बना। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चिखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि नए सिरे से मैं पूरा खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस आता था, लेकिन आज शायद शालीन के फोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। वह आया और मुझे पकड़कर झटके से उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। यह कहकर वह मुझे पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था और सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना कर दिया था मगर शालीन ने, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही ना दिया। और फिर गरम तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई और जब होश आया और आँख खोली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ और हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा बदन दर्द कर रहा था और बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को न जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। शालीन चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने अजीब सी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही हाल होता है। मुझे शालीन से उस दिन से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, मगर उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो वह बचपन से सुन रहा था। उसने अपनी माँ की जरा भी इज्जत ना रही। पति ने मुझसे अगले कई दिनों तक बात नहीं की और ना ही मुझे दवा लाकर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद तो चाहे जैसी हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैं शालीन की बात को कभी खाली नहीं जाने देती। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती, मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वह शालीन से बहुत प्यार करते थे और मुझ पे हर वक्त गुस्सा करते थे। कहते थे कि जो शालीन कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो, उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि बाप बेटे को शिकायत को मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। शालीन 11 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर उसके नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। एक दिन वह घर पर ही था, उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के पास गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाजा खोला तो अंदर शालीन बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कश ले रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मैं आगे बढ़कर शालीन के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? आने दो, तुम्हारे पापा को आज बताती हूँ। मगर
शालीन ने तो हद ही पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा और मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं बड़ी हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से शालीन की तरफ देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, तू सिर्फ एक मामूली से नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठा कर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा और इससे भी बुरा हश्र करूँगा उसके मुंह से। आज जब यह सब सुनी तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, यह सच था कि मैं शालीन की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके शालीन के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घर से था। शालीन के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना उनके लिए खुशी से कम ना था, क्योंकि वह अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान थी, मगर शालीन के पापा उम्र में मुझसे बड़े थे। मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी शालीन के पापा से कर दी और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनाकर जा रही हो। शालीन का एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका न देना। यह ना हो कि कल तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। बेटी, तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो वह कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि शालीन उनसे बिना वजह की जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वह कुछ देर बाद मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर अचानक से शालीन दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने पापा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा तुम मेरी बीवी हो, यह घर तुम्हारा है, तुम ही इस घर की हर चीज की मालिक हो। उसने कहा यह घर और मेरा सब कुछ शालीन का है, वह इस घर का मालिक है। आज इस मलिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब शालीन के पापा आए तो मैंने शालीन की हरकत के बारे में उन्हें बताया। शालीन तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे बस आपकी नजरों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा। शालीन के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी न मिला। उल्टा वह मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए ही यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या? शालीन को इसके हाल पर छोड़ देती तो और बर्बाद हो जाता। यह सब देखकर भी खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और शालीन बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे अपने सारे काम करवाया करता। पति को भी अब मुझसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। शालीन 17 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात शालीन से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह सुजाए बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठी तो सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई तो मेरा पैर फिसला और अगले ही लम्हे मैं मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी।
क्योंकि किचन में सरफ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब शालीन हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ और कहने लगा, तू अपनी औलाद को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, ले आज मैंने वह भी खत्म कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को नहीं दे सकता। मैं रात तक वही रोती तड़पती रही। शालीन घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्जाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। यह बात भी शालीन ने ही उन्हें बताई थी। शालीन अब 18 साल का हो चुका था और उसकी आदतें और खराब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर बाबा से पैसे लेना, अलग अलग तरह के बुरी आदत उसमें आ चुकी थी। उसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। मगर शालीन के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद में तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। शालीन तो वैसे ही कभी मेरा ना बना था, भला अब वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भाल कर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता। वह एक लड़की को लेकर घर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। मैं कभी शालीन को देखती तो कभी उस लड़की को। शालीन उस लड़की को अगवा करके ले आया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लो, शालीन मुझे मार देगा, यह जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। शालीन गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। नौकरानी जाओ, मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। शालीन का उस पर दिल आ गया और उसे मानने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वह जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। शालीन इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को शालीन से छुड़वाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह सारी हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू, और तू कर भी क्या सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देगी, इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना। मैंने शालीन को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर शालीन तो जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि इसकी सौतेली माँ ने उससे जुबान दराजी की है। वह गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत की मेरे सामने जुबान चलाए? आखिर तुझे इतनी इजाजत दी किसने की तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि दुनिया में तेरी जैसी औरतें याद रखेंगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कि कुछ और कहती, शालीन मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से शालीन को देख रही थी। आखिर यह करने क्या वाला था? मैं कांप चुकी थी। आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान से उसके चेहरे पर दे मारा। वह बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, शर्म करो, माँ का दर्जा रखती हूँ मैं। तुम्हारे लिए अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नरक भी तुम्हें स्वीकार न करे। शालीन बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया।
मगर वह तो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोचकर गालियां बकता हुआ मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। शालीन जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और शालीन के सर पर दे मारा। मैंने शालीन के सर पर 3 बार मारा। शालीन गिरकर तड़पने लगा और मैं हांफती हुई शालीन को देख रही थी और बोली, तू इंसान नहीं सपोला है, जिसे दुनिया जहां की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डांसना नहीं छोड़ता। शालीन जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर शालीन की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी। मैंने एक नजर अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े, मुझे घिन आ रही थी शालीन से। शालीन खत्म चुका था। मैं उसे खत्म करना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे खत्म दिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।